हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंशिका सिंह है। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि हमने पहले भी बता चुका है कि ये पूरा हमारा सेशन यूपी पीसीएस 2024 के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है और इसमें इस सेशन में हम मेक आईएएस संस्था नाम की टेस्ट सीरीज का डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसी प्रकरण में हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि सूची प्रथम मौलिक अधिकार को सूची द्वितीय अनुच्छेद से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने वाला प्रश्न है, तो आइए हम सुमेलित करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो इसमें हमारा अनुच्छेद 23 से 24 तक का जो अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध तक का अधिकार है। दूसरा है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से सुमेलित है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 से सुमेलित है। तीसरा है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किससे सुमेलित है? तो ये हमारा सुमेलित है अनुच्छेद 29 से 30 तक के अधिकार में। तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा सुमेलित है अनुच्छेद 32 के अधिकार। इस हिसाब से हमारा इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा में सम्मिलित है। क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा में सम्मिलित है। तो राज्य की परिभाषा में पहले हम देख लेते हैं अनुच्छेद 12 में क्या क्या सम्मिलित है। तो इसमें हमारा है कि संघ की संसद प्लस सरकार, क्या प्लस सरकार। दूसरा हमारा है कि प्रांत का विधानमंडल और सरकार, किसका? प्रांत का विधानमंडल और सरकार। आगे तीसरा है कि स्थानीय स्वशासन की संख्या, स्थानीय स्वशासन की संख्या यानी जिसमें पंचायत आ जाता है, पंचायत आ जाता है तथा नगर पालिका, इसमें पंचायत तथा नगर पालिका आ जाती है। चौथा इसमें आ जाता है सरकार की शक्ति प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति या संस्था, कोई व्यक्ति भी हो सकता है या संस्था भी हो सकता है सरकार की शक्ति प्रयोग करने वाला। तो इस हिसाब से इसमें देखिए हमारा क्या है कि लोकसभा पहला दिया है, लोकसभा। दूसरा दिया है राज्य विधान परिषद। तीसरा दिया है ग्राम पंचायतें। चौथा दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ। और नीचे 4 कूट दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है केवल 1 और 2। ऑप्शन बी दिया है केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन सी दिया है केवल 1, 3 और 4। ऑप्शन डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो आप इन चारों के हिसाब से कमेंट बॉक्स में सही आंसर करने का प्रयास करिए कि इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है। तो इसमें हमारा इस हिसाब से आंसर बी सही होगा। 1, 2, 3 और 3 देखिए जैसे लोकसभा सम्मिलित है यानी संसद में सरकार, लोकसभा, राज्य विधान परिषद भी यानी प्रांत का, तथा ग्राम पंचायतें जिसमें हमारा प्रांत स्थानीय स्वशासन की संख्या आ जाती है। तो ये तीनों सम्मिलित हैं, ये सम्मिलित नहीं है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत उन्हें कम करने वाली विधियों शून्य होंगी। और दूसरा दिया है कि यह अनुच्छेद न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बनाता है। नीचे दिया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है। ऑप्शन बी है न तो 1 सही है न तो 2 सही है। ऑप्शन सी है केवल 2 सही है। ऑप्शन डी है कि 1 और 2 दोनों सही है। तो आइए हम अपने पहले कथन पे थोड़ा सा नज़र अनुच्छेद 13 पे नज़र डालते हैं। तो अनुच्छेद 13 में यानी जो ये मूल अधिकार इसमें दिया है कि इससे असंगत या उन्हें कम करने वाली शून्य विधियाँ होंगी। तो ये हमारा अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 को उद्बोधित करता है। किसे? अनुच्छेद क्लॉज 2 को। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कौन सा आंसर सही है। तो इसमें हमारा आंसर सही है ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों, यानी अनुच्छेद 13 के अंदर ये दोनों आ जाते हैं, दोनों कथन की। ये घोषणा करता है कि
मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होगी। दूसरा ये कि यह अनुच्छेद न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बनाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। दूसरा कथन दिया है कि विधि के समान संरक्षण की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है। नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन ए दिया है केवल 2 सही है। ऑप्शन बी दिया है न तो 1 सही है न ही 2 सही है। ऑप्शन सी दिया है केवल 1 सही है। ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों सही है। तो आप सही आंसर करने का प्रयास करिए कि चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। जहाँ तक रहे विधि के समक्ष समानता का क्या अर्थ होता है, तो विधि के समक्ष समानता का अर्थ होता है कि विशेष अधिकारों का न होना, विशेष अधिकारों का न होना। और विधि के समान संरक्षण का अर्थ होता है कि विधि के समान संरक्षण का अर्थ होता है कि कानून को समान परिस्थिति में समान रूप से लागू करना, समान परिस्थिति में समान रूप से लागू करना। तो इस हिसाब से हमारा आंसर सही होगा। इसमें आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन सी केवल 1, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। दूसरा कथन हमारा गलत है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 विभेद का प्रतिषेध करता है। नीचे 4 कथन दिए हैं कि धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, यहाँ लिंग होगा। तीसरा दिया है नागरिकता के आधार पर। चौथा है जन्म के आधार पर। नीचे 4 कूट दिए हैं। पहला कूट दिया है केवल 1 और 2। ऑप्शन बी है 1, 2 और 3। ऑप्शन सी है 1, 2 और 4। ऑप्शन डी है केवल 1 और 2 और 3। तो आइए हम पहले अनुच्छेद 15 की परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद हमारा 15 कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। क्या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। तो इस हिसाब से इसमें हो जाएगा धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर तथा जन्म स्थान के आधार पर। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा 1, 2 और 3 की अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियुक्तियों या पदों के आरक्षण से संबंधित है। तो नीचे 4 अनुच्छेद दिए हैं। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 16 क्लॉज 1, अनुच्छेद 16 क्लॉज 2, अनुच्छेद 16 क्लॉज 3, अनुच्छेद 16 क्लॉज 4। तो अनुच्छेद 16(1) में क्या, तो इसका ऑप्शन क्या सही है, आप सही कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए। तो इसमें हमारा अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 सही है कि इसमें नियुक्तियों पदों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद हमारा 16 कहता है कि नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए, क्या नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण किया जा सकता है। जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए विशेष आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय संविधान अस्पृश्यता को समाप्त करता है एवं इसके अभ्यास को निषिद्ध करता है। दूसरा कथन है कि भारतीय संविधान में भाग 3 में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित किया गया है। नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिए 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी है केवल 1 सही है। ऑप्शन सी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है। ऑप्शन डी है केवल 2 सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो भारतीय संविधान क्या कहता है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 17 में कहा गया है, अस्पृश्यता आर्टिकल 17 से संबंधित है। आर्टिकल 17 में कहा गया है कि
अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध माना गया है, जिसमें आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध माना गया है, लेकिन इसे परिभाषित नहीं किया गया है, इसे परिभाषित नहीं किया गया है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही होगा कि केवल एक कथन सही है कि सही है, दूसरा कथन गलत है क्योंकि अस्पृश्यता शब्द को भाग 3 में परिभाषित नहीं किया गया है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह भारतीय नागरिकों को किसी भी विदेशी राज्य से उपाधियां स्वीकार करने से रोकता है। दूसरा कथन है कि इसके अनुसार राज्य के अधीन किसी लाभ के पद या विश्वास के पद पर आसीन कोई विदेशी राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधियां स्वीकार नहीं कर सकता। नीचे दिया हुआ कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। चार ऑप्शन नीचे दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है न तो एक सही है न ही दो सही है। ऑप्शन बी कह रहा है केवल एक सही है। ऑप्शन सी कह रहा है केवल दो सही है। ऑप्शन डी कह रहा है एक और दो दोनों सही है। तो आइए हम थोड़ा अनुच्छेद 18 में क्या कहता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। इसमें सरकार सिर्फ सैनिकों और विद्या के क्षेत्र में उपाधियां दे सकती है। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर ऑप्शन ए सही होगा, न तो एक न तो दो, ये दोनों कथन गलत हैं। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 19 क्लॉज ए सब क्लॉज ए के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें 4 दिए हैं नीचे। पहला कह रहा है प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरा कह रहा है शांति का अधिकार, तीसरा कह रहा है सूचना का अधिकार, चौथा कह रहा है हड़ताल का अधिकार। तो आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज ए हमारा क्या कहता है? इसमें स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार के बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार के बारे में इसमें बताया गया है। तो स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार में हमारी प्रेस की स्वतंत्रता आ जाएगी, हमारा शांति का अधिकार आ जाएगा, हमारा सूचना का अधिकार आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही होगा कि 1, 2 और 3 केवल सही है। हड़ताल का अधिकार उसमें नहीं सम्मिलित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य द्वारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 पर प्रतिबंध के आधार हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। दिया है विदेशी राज्य से मित्रवत संबंध, दूसरा दिया है नैतिकता की स्थापना, तीसरा दिया है न्यायालय की अवमानना, चौथा दिया है किसी अपराध में संलिप्तता तथा उसे उकसाना। नीचे 4 कूट दिए हैं। पहला कूट है कि 1, 2, 3 और 4, चौथा है कि दूसरा है कि केवल 1, 2 और 3, सी है कि केवल 1, 3 और 4, डी है 2 और 3। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, 1, 2 और 4, यानी चारों चीजें प्रतिबंध का आधार है। विदेशी राज्य से मित्रवत संबंध, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्तता, ये हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पर प्रतिबंध का आधार है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है यदि आपातकाल का आधार है। नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं। दिया है पहला बाह्य आक्रमण, दूसरा दिया है वित्तीय अस्थिरता, तीसरा दिया है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। तो हमारा आर्टिकल 19 में तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है यदि आपातकाल का आधार है। नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है बाह्य आक्रमण के आधार पर, दूसरा दिया है वित्तीय अस्थिरता, तीसरा दिया है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। नीचे 4 कूट दिए हैं। पहला है केवल 1, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है केवल 2। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो हमारा अनुच्छेद 19
स्वतः निलंबित तब होता है जब अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा होती है। किसके? अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा होती है तथा अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है तथा 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से ये प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 में उल्लेखित स्वतंत्रताओं को सिर्फ तभी निलंबित किया जाएगा जब आपातकाल की उद्घोषणा हो या कोई बाह्य आक्रमण हो। क्या हो? बाह्य आक्रमण हो। तो इस हिसाब से हमारा पहला कथन सही है कि बाह्य आक्रमण। तो नीचे जो ऑप्शन ए हमारा इस हिसाब से सही होगा कि केवल एक सही है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या में समाविष्ट किया गया है। 3 चीजें नीचे दी गई हैं। पहला दिया है कि विदेश यात्रा का अधिकार, दूसरा है एकांतता का अधिकार, तीसरा है नीति का अधिकार। नीचे 4 कोड दिए हैं। पहला है कि केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का कोशिश करिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो आइए थोड़ा हम आर्टिकल 21 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारा आर्टिकल 21 क्या कहता है? ये कहता है कि किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि के द्वारा स्थापित, विधि यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक, तो इस हिसाब से हमारे परिभाषा के हिसाब से हमारा उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, यानी इसमें विदेश यात्रा का अधिकार भी है, एकांतता का भी अधिकार है, नीति का भी अधिकार है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? नीचे 3 कथन दिए हैं। पहला कथन है कि अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, दूसरा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार, तीसरा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वकील से सलाह लेने तथा अपने बचाव के लिए प्रतिबंध करने का अधिकार। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो पहला कथन है कि अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, दूसरा कथन है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और उसकी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार, तीसरा कथन है कि गिरफ्तार किए व्यक्ति को वकील से सलाह लेने तथा अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार। नीचे 4 कोड दिए हैं। पहला है कि 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है केवल 1 और 3। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। क्या? ऑप्शन सी 2 और 3 की अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तार किए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों का जानने का अधिकार भी है तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वकील से भी सलाह लेना तथा अपने बचाव के लिए प्रतिबंध करने का भी अधिकार है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। कथन ए क्या कह रहा है? कथन ए कह रहा है कि भारत में बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए वर्ष 1976 में बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था। कारण आर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक सेवा या श्रम योजना लागू कर सकता है। नीचे दिया कि नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ऑप्शन सी है ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन डी है कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। ये जो आज हमारा टेस्ट नंबर 4 है, इसमें सारे मौलिक अधिकार तथा मूल कर्तव्य से क्वेश्चन को लिया गया है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
हमारा पहला कथन है कि इसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने व प्रचार करने का अधिकार है। दूसरा कथन कह रहा है कि लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। नीचे दिया कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए कह रहा है ए और दो दोनों सही है। ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो सही है। ऑप्शन सी कह रहा है न तो एक सही है न ही दो सही है। ऑप्शन डी कह रहा है केवल एक सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए कौन सा ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार दिए हैं। क्या? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है। तो इस हिसाब से, और आर्टिकल 25 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण और किसी धर्म को मानने या आचरण करने या प्रचार करने के लिए यह संदर्भित करता है। तो इस हिसाब से हमारा कथन, पहला कथन सही है कि इसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने व प्रचार करने का अधिकार है। तो हमारा, और इसमें है कि लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर भी धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये भी कथन हमारा सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही होगा कि ए और दो दोनों सत्य है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक में सम्मिलित है। नीचे दिया है कि केवल भाषाई अल्पसंख्यक, दूसरा दिया है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक। नीचे चार कोड दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ना तो एक सही है ना ही दो सही है। ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो सही है। ऑप्शन सी कह रहा है केवल एक सही है। ऑप्शन डी कह रहा है एक और दो दोनों सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तुम्हारा अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 हमारा कहता है कि सभी अल्पसंख्यक चाहे वो धार्मिक हो, सभी अल्पसंख्यक चाहे वो धार्मिक हो या भाषाई हैं, उन्हें अधिकार होगा कि वो अपने मन के हिसाब से, यानी मनोकूल शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकते हैं। किसकी स्थापना कर सकते हैं? शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकते हैं। यदि इनकी शिक्षा संस्था की जो भूमि है उसे अधिग्रहित कर लिया जाएगा या उसका अधिग्रहण कर लिया जाएगा तो सरकार द्वारा इन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर डी सही होना चाहिए। एक और दो कि भाषाई आधार पे तथा धार्मिक आधार पे दोनों अल्पसंख्यक अनुच्छेद 30 में सम्मिलित हैं। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार, क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश रिट जारी की जा सकती है। पहला दिया है अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध, दूसरा दिया है सार्वजनिक संस्थाओं के विरुद्ध, तीसरा दिया है निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध, चौथा दिया है संविधात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध। नीचे चार कोड दिए। ऑप्शन ए कह रहा है केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है केवल 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन डी कह रहा है 1 और 4 सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो आर्टिकल 32 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल हमारा 32 कहता है यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, किसका उल्लंघन होता है? हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तथा न्यायालय उसे 5 प्रकार के रिट जारी करके व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को लागू कर सकता है। तो जो हमारे 5 प्रकार के रिट होते हैं, एक होता है हमारा होता है परमादेश। क्या होता है? परमादेश। दूसरा प्रतिषेध, दूसरा प्रतिषेध, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा अधिकार परीक्षा होता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर कौन सा सही है इसमें? तो इस हिसाब से हमारा आंसर सही है बी, 1 और 2 दोनों सही है कि अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध और सार्वजनिक संस्थाओं के विरुद्ध न्यायालय परमादेश रिट जारी कर सकता है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि प्रतिषेध रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया, यह रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति द्वारा असंवैधानिक रूप से कोई सार्वजनिक पद ग्रहण किया जाता है। दूसरा कथन कह रहा है यह रिट केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक, माफ कीजिएगा यहाँ न्यायिक होगा, न्यायिक या अर्ध न्यायिक
प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। नीचे दिया उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक सही है, ऑप्शन बी कह रहा है ना तो एक सही है ना तो दो सही है, ऑप्शन सी कह रहा है केवल दो सही है, ऑप्शन डी कह रहा है एक और दो दोनों सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर ये करिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, केवल दो कथन सही है कि केवल दो यानी दूसरा कथन सही है कि यह रिट केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, नीचे इसमें युग्म कितने युग्म सही है उसे बताना है। तो इसमें यह है कि अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 24 का प्रतिषेध मानव दुर्गा पार एवं बलाश्रम से है। यहाँ बम नहीं होगा, यहाँ श्रम होगा, माफ करिएगा। चौथा कार्य अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता उपयुक्त कितनों में सुमेलित है, ये कह रहा है। तो इसमें चार युग्म नीचे दिए। पहला है कि एक युग्म सही है, दूसरा है दो युग्म सही है, सी है कि तीन युग्म सही है, डी है कि चार युग्म सही है। तो आप सही आंसर करने का प्रयास करिए कौन सा युग्म इसमें सही है। तो हमारा इसमें सही आंसर है, चारों युग्म हमारे सही है। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इसमें अनुच्छेद 15 है पहला, अनुच्छेद 19 है, तीसरा अनुच्छेद 22 है, चौथा अनुच्छेद 29 है। तो अनुच्छेद 15 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद हमारा 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 19 कहता है कि इसमें अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति अपनी बातों को रख सकता है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है कि मनमानी, गिरफ्तारी तथा निवारक नजरबंदी में संरक्षण। क्या कहता है? कि मनमानी, गिरफ्तारी तथा निवारक नजरबंदी में संरक्षण। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हित में आरक्षण। किसके? अल्पसंख्यक वर्गों के हित में आरक्षण। नीचे हमारे चार ऑप्शन दिए हैं कि इसमें कौन सा सही है नागरिकों। तो इसमें पहला ऑप्शन है केवल 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2, 3, ऑप्शन डी है केवल 3 और 4। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारे अनुच्छेदों की परिभाषा के हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही है, 3 और 4, 3 और 4। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माफ करिएगा, इसमें हमारा ऑप्शन डी नहीं सही होगा, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार अनुच्छेद 19 में निहित है। और दूसरा कह रहा है कि न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार मौलिक अधिकार माना था। नीचे दिए गए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? हमारा पहला ऑप्शन ए है कि केवल 1 सही है, ऑप्शन बी है ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, ऑप्शन सी है केवल 2 सही है, ऑप्शन डी है कि 1 और 2 दोनों सही है। तो आप चारों ऑप्शन में कौन सा सही उत्तर है कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो हमारा ऑप्शन इसमें आप बताइएगा। इसमें दिया है कि अनुच्छेद 19 में निजता का अधिकार है, बल्कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है ना कि 19 में है। अनुच्छेद 19 में हमारा अभिव्यक्ति का तथा प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में दिया हुआ है, अभिव्यक्ति एवं वाक संबंधित स्वतंत्रता है। और नीचे दिया है कि न्यायमूर्ति एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय की निजता का अधिकार माना गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा कि कथन 2 सही है। तो पुट्टास्वामी केस हमारा कब हुआ था? 2017 में, 2017 में यह केस हुआ था। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि
इनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। दूसरा है कि इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त है। नीचे दिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला है केवल एक सही है, केवल दो सही है। ऑप्शन बी है एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन सी है ना तो एक सही है ना ही दो सही है। ऑप्शन डी है केवल एक सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें पहला कथन क्या दिया है कि इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक किया गया। तो ये कथन हमारा सही है, ये कथन हमारा सही है। और इसमें दूसरा है कि इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त है। तो इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। इसे हमारे राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है इसे न्यायालय लागू नहीं कर सकता है। तो इस हिसाब से हमारा कथन केवल एक सही है। तो ऑप्शन डी सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी सही होगा, केवल एक सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में भाग 4 के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। दूसरा दिया है कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किस न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन ए दिया है कि एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन बी है केवल दो सही है। ऑप्शन सी है न तो दो सही है न ही एक सही है। ऑप्शन डी है केवल एक सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कौन सा कथन एक सही है। तो इसमें कौन हमारे चारों ऑप्शन में इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक और दो दोनों सही है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में होगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन ए कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध करता है। कारण आर कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियों के ऐच्छिक गठन से संबंधित है। नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है कि ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी है कि ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सी है कि ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। डी है कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए निर्देशित करता है। दूसरा है कि इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करेगा। नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल एक सही है। ऑप्शन बी है न तो एक सही है न ही दो सही है। ऑप्शन सी है केवल दो सही है। ऑप्शन डी है एक और दो दोनों सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो आर्टिकल 41 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 41 कहता है कि काम का अधिकार सुनिश्चित करना तथा बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था, विकलांगता में सहायता प्रदान करना ये राज्य सरकार द्वारा निर्देशित है आर्टिकल 21 में कहा गया के अनुसार। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर सही होगा। हमारा सही उत्तर इसमें होगा बी, न तो एक न ही दो। माफ करिएगा, हमारा उत्तर इसमें बी नहीं, हमारा उत्तर इसमें सी सही होगा, केवल दो। इस अनुच्छेद में कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता की अधिकार को सुनिश्चित करना है। तो अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि न्याय के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। नीचे चार नाम दिए हैं। पहला है कि B.R. अम्बेडकर, बी है K.T. शाह, सी है ग्रेनविले ऑस्टिन, डी है B.N. राव। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा।
तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है। तो चलिए इसी संदर्भ में अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर करिए तथा लाइक करिए। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि अनुच्छेद और विषय। अनुच्छेद 41 काम की न्यायसंगत और मनोवचित दशाओं का उपबंध। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता का उपबंध। नीचे दिया उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी है ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन डी है केवल 1। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। इससे पहले हम बताते हैं कि आर्टिकल 42 में प्रसूति के सहायता के उपबंध के साथ इसमें मजदूरों के लिए काम की मानवीय न्यायसंगत दशाएं भी बनाना कहा गया है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन ए सही है कि केवल 2 की प्रसूति सहायता का उपबंध। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 का के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह अनुच्छेद राज्य को उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारी की भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करता है। दूसरा कथन कर रहा है इस प्रावधान को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए कह रहा है ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, ऑप्शन बी है केवल 1 सही है, ऑप्शन सी है केवल 2 सही है, ऑप्शन डी है कि 1 और 2 दोनों सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, 1 तथा 2 दोनों सही है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सूची प्रथम भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद को सूची द्वितीय प्रावधान से सुमेलित कीजिए। ये सुमेलित करने वाला प्रश्न है। तो आइए हम सुमेलित करने का प्रयास करते हैं। तो अनुच्छेद 44 हमारा समान सिविल संहिता से संबंधित है तथा अनुच्छेद 45 हमारा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 46 हमारा दुर्बल वर्गों के हितों की अभिवृद्धि करता है तथा अनुच्छेद 47 हमारा लोक स्वास्थ्य का सुधार करता है। तो इस सुमेलित के आधार पर हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 का में राज्यों को क्या सुनिश्चित का निर्देश दिया गया है। 4 चीजें नीचे दी हुई है। पहला है कि दुधारू एवं वाहक पशुओं की नस्लों एवं परीक्षणों में सुधार। बी दिया है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन। सी दिया है पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा। डी दिया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो इसमें हमारा सिर्फ ये तीनों चीजें 48 का में नहीं दिए, ए भी नहीं दिया है, सी भी नहीं दिया है, डी भी नहीं दिया है। सिर्फ हमारा पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन ही अनुच्छेद 48 का में सम्मिलित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद तथा प्रावधान। तो अनुच्छेद 49 हमारा क्या कहता है कि वो कह रहा है कि राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों संस्थाओं और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तीसरा अनुच्छेद 51 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो नीचे दिया है 1, दूसरा है 2, सी है 3, उपयुक्त डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कौन सा निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही ए होगा कि केवल एक युग्म सुमेलित है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस समिति पहला है कि इस समिति के अनुशंसाओं के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। दूसरा कथन है कि इसमें सीएम स्टीफन इस समिति के सदस्य थे। नीचे दिया कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी है न तो एक सही है न ही दो सही है, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों सही है,
ऑप्शन डी है केवल 2 सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। इससे पहले तो हम इस समिति के बारे में थोड़ा सा बात कर ले। तो ये समिति हमारी कब बनी थी? 1976 में। कब? 1976 में। और इसके सदस्य कौन कौन थे? इसके सदस्य थे AR अंतुले। कौन थे? पहले थे AR अंतुले, दूसरे थे SS रे। कौन थे? SS रे। तीसरे थे SM स्टीफन। SM स्टीफन, जो कि इसमें है दूसरे कथन में कि SM स्टीफन। और पहला भी इस दिया है कि पहला कथन है कि समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ये कथन भी सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही है कि 1 और 2 दोनों सही है। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दूसरा कथन है कि मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशी नागरिकों के लिए। नीचे दिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल 2 सही है। ऑप्शन बी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है। ऑप्शन सी है केवल 1 सही है। ऑप्शन डी है कि 1 और 2 दोनों सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास करिए कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसमें जो हमारा भारतीय संविधान मूल कर्तव्य है कि आयरलैंड से नहीं, ये यूएसएसआर से लिया गया था, यानी सोवियत संघ से लिया गया था। तो पहला कथन हमारा गलत है। और दूसरा है कि मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशी नागरिकों। तो ये कथन हमारा सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही होगा कि केवल 2 सत्य है। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य है? तो पहला कथन कह रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। दूसरा है मानवतावादी वैज्ञानिकों दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। तीसरा है कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना। चौथा है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। नीचे 4 दिए हैं, इसमें लिखा है कि कौन से मूल कर्तव्य में वर्णित है। पहला है केवल 1, 2 और 3। बी है केवल 2, 3 और 4। सी है 1, 2, 3 और 4। डी है केवल 1, 3 और 4। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए कि इसमें कौन सा सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, 1, 2, 3 और 4 की ये चारों चीजें हमारे मूल कर्तव्य में वर्णित हैं। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के तहत नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के कर्तव्य शामिल किए गए हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष की प्रेरित करने वाली महान आदों का पालन करना एक नैतिक कर्तव्य है। तो नीचे दिया है कि नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला ए है कि न तो 1 सही है न ही 2 सही है। ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी है केवल 1 सही है। ऑप्शन डी है केवल 2 सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही है, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा का स्रोत स्पेनिश संविधान है, जहां से यह आयरिश संविधान में लाया गया था। दूसरा है कि वर्ष 1999 नियुक्त नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों पर बर्मा समिति कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन हेतु कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान करती है। नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है केवल 2 सही है। ऑप्शन बी है केवल 1 सही है। ऑप्शन सी है न तो 1 सही है न तो 2 सही है। ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा पहला कथन सही है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा का स्रोत स्पेनिश संविधान से लिया गया, जहां से आयरिश सिद्धांत आया था। हमारा डीपीएसपी भी आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान को ही आयरिश संविधान कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही है कि 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो
तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। नीचे 3 अनुच्छेद दिए, अनुच्छेद 39 से अनुच्छेद 43A होगा यहाँ पे, और तीसरा एक अनुच्छेद 48 से। तो इसमें कौन सा सही है? नीचे 4 दिए हैं, केवल 2 पाया गया था। इसमें बी है कि 1, 2 और 3, सी है केवल 1 और 2, डी है केवल 3। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, 1, 2 और 3। 39 से हमारा क्या कहता है? 39 से हमारा कहता है कि स्त्री पुरुष की जीविका का पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाना है। अनुच्छेद 39A में कहा गया है, तथा अनुच्छेद 43A में कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों को भागीदार बनाना। क्या बनाना? भागीदार बनाना। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, एक कथन ए है, दूसरा कारण आर है। कथन ए कह रहा है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक या निषेधात्मक है। कारण आर कह रहा है वे राज्य पर सीमाएं आरोपित करते हैं। नीचे दिया कि नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सी है कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। डी है ए तथा आर दोनों सही है तथा और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप आंसर करने का प्रयास करिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है कि ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो चलिए हम अपने सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। नीचे 4 दिए हैं। पहला है कि ग्राम पंचायतों का गठन, दूसरा है कुटीर उद्योगों का प्रयास, तीसरा है पुरुषों एवं महिलाओं दोनों का समान कार्य के लिए वेतन, चौथा है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन। नीचे दिया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनने में कीजिए। तो पहला ऑप्शन है 1, 2 और 3, 4 चारों सही है। ऑप्शन बी है केवल 2 और 4 सही है। ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन डी है केवल 1 और 3 सही है। तो आप सही ऑप्शन चुनिए तथा आंसर करने का प्रयास करिए। तो हमारा इसमें गांधीवादी सिद्धांतों में हमारा ग्राम पंचायत का गठन भी है, सम्मिलित है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास भी है, लेकिन इसमें पुरुषों या महिलाओं दोनों को समान कार्यों के लिए समान वेतन देने की कोई बात नहीं की गई है। चौथा भी सही है कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही होगा कि केवल 1, 2 और 4। तो चलिए अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संविधान 46वां संशोधन अधिनियम 2002 को प्रभावित करता है। नीचे 3 कथन दिए हैं। पहला है कि मौलिक अधिकार को, दूसरा है राज्य के नीति निषेध तत्वों को, तीसरा है मौलिक कर्तव्यों को। 4 कूट नीचे दिए हैं। ए कह रहा है केवल 1 और 3 को, बी कह रहा है ऑप्शन बी है केवल 1, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो मौलिक अधिकार 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार के बारे में हमारा बताया गया। मौलिक अधिकार में 21 में जोड़ा गया था तथा राज्य के नीति निषेध होता है DPSP में जो इस संविधान के संशोधन के तहत हमारा आर्टिकल 45 की विषय वस्तु को बदला गया था तथा मौलिक कर्तव्यों में ये बदलाव किया गया था कि आर्टिकल 51 क्लॉज ए में नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। क्या नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो इस हिसाब से हमारा इसमें सही उत्तर होगा 1, 2 और 3, यानी ये तीनों चीज़ें तीनों को प्रभावित करता है, मौलिक अधिकारों को भी, राज्य के नीति निषेध तत्वों को भी तथा मौलिक कर्तव्यों को भी। तो आज हमारा सेशन यही समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं कल के क्लास में। हाँ, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा तथा अपने एजुकेशनल ग्रुप में
इसको सेंड करिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। गुड नाइट। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। शुभ रात्रि।